नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आपके साथ मैं हूं मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है बाबा रामदेव को सुप्रीम फटकार। बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि शुरुआत से ही रामदेव पर कैसे कैसे टिप्पणियां की जा रही थी, कैसे कैसे आरोप लग रहे थे, लेकिन आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है, इस बात की सिद्धि हो चुकी है कि रामदेव ने ना सिर्फ फर्जी दवाई बनाई बल्कि उसके फर्जी विज्ञापन भी किए। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है। आपको बता दें कि 2021 में जब ये कोरोनिल की दवा लॉन्च हुई थी, तब उस वक्त के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने, हर्षवर्धन ने, इस दवाई को लॉन्च किया था और तब से ही इस दवाई पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लग रहे थे। आरोप ये भी लगे थे कि इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, आरोप ये भी लगे थे कि आयुष मंत्रालय से इसके लाइसेंस नहीं लिए गए हैं, आरोप ये भी लगे थे कि ये दवाइयां फर्जी बनाई गई है। कई तरह के आरोपों से घिरकर आज इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रामदेव ने न सिर्फ नकली दवाई बनाई बल्कि नकली विज्ञापन भी किया है, भ्रामक विज्ञापन किया है। और शायद यही वजह है कि ऋषिका, आज सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। उनका जो माफीनामा था वो भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिका ये भी कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, आपने कानून के साथ में खिलवाड़ किया है। बिल्कुल मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर माफीनामा को ठुकराते हुए ये कहा कि 3 बार आदेशों की अनदेखी की गई है और इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अजय बोकिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सभी मेहमानों का एक बार और मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले अजय बोकिल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 21 फरवरी 2021 को कोरोनिल की दवाई लॉन्च होती है। रामदेव के साथ में जिस मंच पर जो दिग्गज हस्तियां रहती हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, नितिन गडकरी रहते हैं। उनकी मौजूदगी में इस दवाई की लॉन्चिंग होती है। लेकिन जब इस दवाई की लॉन्चिंग हुई तो इस दवाई पर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़े हुए कि इसमें लाइसेंस नहीं लिए गए हैं, सवाल ये खड़े हुए कि इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन रामदेव के जो पतंजलि के जो सीएमडी है, उन्होंने दावा किया कि हमने इसकी जितनी भी प्राथमिक जो भी वो होती है हमने पूरी कर ली है और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रामकता नहीं है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि ये मामला 2020 से जब कोर्ट में गया उस वक्त से ही इस पर कई सवाल खड़े हुए और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा मनीष जी, पहली बार ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। बिल्कुल बिल्कुल सटीक टिप्पणी। और केजरीवाल और बाबा रामदेव दो ऐसे चरित्र हैं अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था की अवहेलना करने की कोशिश की और आज कोर्ट के शिकंजे में हैं। ये शिकंजे में बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव की सारी दवाइयाँ खराब हैं और उनकी कोई दवाएं अच्छी भी हैं, कई लोगों को उसको लाभ भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक कोरोना के इलाज की बात है तो कोरोना की कोई दवाई अभी तक उस तरह से कारगर, मतलब कोरोना पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं खोजी जा सकी है। केवल कुछ वैक्सीन तैयार हुई हैं। उसी दौरान इन्होंने जो है कोरोनिल नाम से एक दवा लॉन्च की। दवा तो 2020 में ही लॉन्च हो गई थी, जो जिसको पहले इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इजाज़त मिली थी। और उसके बाद फिर 2021 में, जैसा आपने बताया कि 2 मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की और दावा किया कि साहब इससे जो है आदमी ठीक हो जाता है। और चलिए, ये भी दावा थोड़ी देर के लिए हम सही मान लें। इस दवाई को लॉन्च करने के पीछे एक दूसरा षड्यंत्र चल रहा था, एलोपैथी को, होम्योपैथिक, हाँ नहीं, एलोपैथी को, एलोपैथी पर अटैक हुआ था कि एलोपैथी की जो पद्धति जो पश्चिम से आई है हमारे यहाँ, वो जो है वो किसी लायक नहीं है। और जो है आयुर्वेदिक की आड़ में ये जो दवाई बनाई जा रही है ये कारगर है। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी कहा है, उन्होंने ये कहा है कि एलोपैथिक हो या आयुष दवाइयां हो, ये खरीदने वाले के विकल्प होता है उसके पास कि उसे एलोपैथी यूज करनी है या फिर आयुष्मान की कोई दवाइयां वो यूज करनी है। बिल्कुल, हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। वो ये है कि दरअसल ठीक है, आपको अपनी दवाई प्रमोट करने का अधिकार है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई भी अगर है तो उसकी भी प्रामाणिकता है। आप तो ये भी नियम बना दिए भाई आयुर्वेदिक दवा में आप क्या क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। उसकी एक्सपायरी भी अगर होगी वो बताना पड़ेगा आपको। सरकार ने सारे नियम सरकार ने बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि इन नियमों का पालन बाबा रामदेव की दवाइयां नहीं कर रही थी, बाबा रामदेव नहीं कर रहे थे, तो सवाल उठता है कि बाबा रामदेव को क्या विशेष छूट मिली हुई है? बिल्कुल। जब बाकी आयुर्वेदिक दवाइयां उसका पालन कर रही हैं तो बाबा रामदेव उनका पालन क्यों नहीं कर रहे थे? एक चीज। दूसरी बात यह है कि जो दावे उस वक्त किए, कोई सवाल उस वक्त भी उठे थे कि भाई आखिर ये दवाई बनी तो इसके पीछे कोई रिसर्च हुई है क्या?
क्योंकि जो एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं वो उसके पीछे एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उसको कई देशों से मान्यता भी मिलती है बाद में, भाई आपने जो बनाई है वो सही बनाई, उसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसकी, और अगर उसमें कुछ त्रुटियां तो उसको सुधारा भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कि जो कोरोना की जो दवाई तैयार हुई, जिसका दावा किया गया कि साहब यहाँ फलाने लैब में रिसर्च हुआ, एक केंद्र सरकार की जयपुर का एक संस्थान है, दावा किया कि साहब वहाँ पे रिसर्च इसकी क्लिनिकल टेस्ट हो गया है, क्लिनिकल ट्रायल हो गया, आदि दवाई सही है, बाद में उस संस्थान ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि इस तरह लोगों को अंधेरे में रख करके, धोखे में रख कर एक दवा लॉन्च की गई, और दवा कुल मिला के इसके पीछे उस परिस्थिति का लाभ उठाने, नाजायज लाभ उठाने की कोशिश, जिसमें उसी समय दावा किया था 4 महीने के अंदर बाबा रामदेव के पतंजलि ने 241 करोड़ की दवाइयां बेच दी थी मात्र 4 महीने के अंदर। और उनका दावा यह था कि साहब 10 लाख पैकेट रोज की डिमांड हमारे पास आ रही। तो सवाल ये है कि आखिर लोग, चूंकि उस समय लोग परेशान थे कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, पूरी हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, उस समय कोरोनिल जो है एक लालच बन करके लोगों के सामने आई कि लोग के पीछे भागने लगे, कोरोनिल ले लो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिक स्थिति है उस समय इस पर अटैक किया गया और इसको लेकर आए और करोड़ों में बेची भी। शिवकरण पांडे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, जिस तरह से कोरोना की दवाई को लेकर हमने देखा और एक इस पर भी थोड़ा सा सर प्रकाश डालिए ना, क्या योग गुरु बाबा रामदेव को कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं? केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में दवाई लॉन्च हो जाती है और बताया जाता है कि इसका लाइसेंस मिल गया, इसको स्वीकृति मिल गई है, लेकिन ऑन पेपर वो कुछ नहीं है, ऑन पेपर रिकॉर्ड ही नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री जो है इसकी लॉन्चिंग करवा देते हैं, इसको लेकर क्या कोई जांच नहीं? क्योंकि कोरोना जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसकी दवाई अगर लॉन्च की जा रही तो उसको लेकर तो पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी कि क्या ये सर्टिफाइड है। देखिए कृतिका जी, क्या है कि एक तो बाबा रामदेव जी है, दूसरा संत के भेष में रहते हैं। हमारा सनातन धर्म जो है हमेशा विश्वास और आस्थाओं के साथ रहता है। बाबा रामदेव संत के भेष में यदि कोई बात कहते हैं तो आपने कहता था एक संत एक तपस्वी है, और कहीं ना कहीं बात सच कह रहा है। कृतिका जी, मुझे वो दिन याद आती है कि जब बाबा रामदेव दिल्ली के मैदान में धरने में बैठे थे और कांग्रेस की सत्ता की सरकार थी, और क्या हर्ष हुआ था और बाबा कैसे भागे थे। अब प्रश्न विज्ञापन का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के विज्ञापन को कहा कि इस तरीके से जनता को भ्रमित करके, और आप जो प्रोजेक्ट बेच रहे हो ये ऐसा क्यों भ्रमित कर रहे हो, ये तो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल अपराध है। जब बाबा को लगा कि 2-3 नोटिस जारी हुई और बाबा नोटिस के बाद अब लगा कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, तो बाबा ने कहा बेशर्त मैं माफी मांगता हूँ। तो क्या है कि एक तो संत को बदनाम, संत का भेष बदनाम कर रहे हैं। बाबा संत के भेष में कह रहे हैं मुझे क्या करना है, मेरे पास तो एक लंगोटी है, एक दुपट्टा है, सारा दुनिया को दे रहा हूँ। आज बाबा के पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। तो बाबा क्या संत के भेष में जनता को भ्रमित कर रहा है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि कोरोना की दवाई, बाबा तेल बेचे, बाबा दवाई बेचे, बाबा कपड़ा बेचे, बाबा सब कुछ बेचे। आखिर क्या इस देश में सब कुछ लाइसेंस देने को बाबा को ही अनुमति मिली है? कहीं ना कहीं बाबा अपने भेष का दुरुपयोग कर रहा है, और बाबा अपना कपड़ा पहन के और भाजपा के शरण में गया, मोदी जी के शरण में गया कि मोदी जी मैं आपका सत्ता लाऊंगा, आप मेरे को संरक्षण करिए और मैं आपका प्रोजेक्ट बेचूं। लेकिन मोदी जी को जब लगा कि बाबा कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, तो सरकारें अपने हाथ दूर करिए। अब कहीं ना कहीं सरकार का, कृतिका जी, सरकार का सहारा लेके बाबा अपनी सारी प्रोजेक्ट बेच रहा है और भ्रामक विज्ञापन दे रहा है। ऐसे विज्ञापनों में प्रतिबंध होना चाहिए। और जिस तरीके का संत का चोला पहनकर और ये धन संग्रह का एक प्रोपेगेंडा फैला रहे, ऐसे बाबाओं का धन संग्रह में प्रतिबंध हो और इनकी धन राशि को भी राजसात करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आर के शुक्ला सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि ऋषिका ने भी बताया कि 2 मंत्री उनकी लॉन्चिंग में गए, तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री थे उनको अपने विभाग के अधिकारियों से इस बात का जवाब तलब पहले नहीं कर लेना चाहिए था कि क्या आपने सभी मानकों पर इसको खरा उतारा है, क्या आपने इस बात की तस्दीक की है कि इनको लाइसेंस मिल गया है? अगर इन सभी चीजों का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है तो केंद्रीय मंत्रियों पर भी सवाल उठना चाहिए, उन्होंने किस हैसियत से उसकी लॉन्चिंग की थी? मेरा मानना है कि जब कोई बाबा से व्यापारी बनकर सत्ता के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से अपना व्यापार का जो साम्राज्य उसको बढ़ाता है, तो इससे जो देश को नैतिकता के रूप में या नैतिक नुकसान होता है, उसकी शायद भरपाई नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और आज के समय में राजनेता हो या व्यापारी हो, इनके अंदर शायद नैतिकता का जो बिल्कुल लास्ट बिंदु है, मुझे उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल। और आप शायद आपको याद होगा, बाबा रामदेव जी और केजरीवाल जी, ये दोनों अन्ना आंदोलन के ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और आज 8-10 साल के बाद इन दोनों की ही छवि
एक व्यापारी से भी बदतर हो चुकी है। बिल्कुल हैं, एक से व्यापार के नाम पे अपना धंधा कर रहा है, एक जनसेवा के नाम पे अपना और अपने घर का या अपने रिश्तेदारों का या अपनी पार्टी का भला कर रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों को अपने अपने स्तर पर देशवासियों की या नैतिकता की ना किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। बिल्कुल और ठीक उसी है। का और चूंकि ये मामला बिल्कुल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, मतलब इस प्रकार की तमाम टिप्पणी गई। अगर हम उनके सुप्रीम कोर्ट के अगर लाइव जो कोर्ट में चला है उसकी अगर एक एक टिप्पणी को परखें, उनका स्पष्टीकरण देखें, तो कुल मिलाकर ये है कि एक जोरदार थपाड़ा है सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव पर। सर मैंने वही बताया कि चूंकि कि जब जब देश में या प्राचीन काल से आप देखते आ रहे हो कि जब सत्ता और संपत्ति का गठजोड़ होता है तो निश्चित रूप से नैतिकता का पतन होता है। ये हमारे आदि काल में आपने देखा कि जो रावण थे उनके पास भी सत्ता भी थी और संपत्ति भी थी और संगठन भी था। बिल्कुल। शायद आज हम उस द्वापर को छोड़ के आज कलयुग में बात करें तो ये जो उदाहरण अभी निकल के आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है और उनका माफीनामा खारिज किया है, जी शायद कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कि हमारी सत्ता का और व्यापारी का या धन संपत्ति का एक गठजोड़ था जो धीरे धीरे करके उसकी परतें खुलती जा रही हैं और आम जनमानस के बीच में वो निकल के आ रहे हैं। उसमें बाबा रामदेव जी हों या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हों, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल शुक्ला जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर आपने यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया है कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर बाबा रामदेव हो, दोनों ही अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल कर आए और दोनों का ही आज 8-10 साल बाद ये हाल है। रमाकांत पटेल जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके पास मैं आना चाहूंगी। बाबा रामदेव बाबा से व्यापार में, व्यापार से सत्ता में, जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ तो उन्होंने किया और कहीं ना कहीं सनातन के बेस में सनातन पर चोट भी उनकी तरफ से। मैं अभी पूर्व के साथियों की टिप्पणी सुन रहा था। बाबा रामदेव का जो व्यापार का साम्राज्य जितना बढ़ा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात पे इन साथियों ने कोई चर्चा नहीं करी। एक बात, इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल। उनकी दवाइयों की लॉन्चिंग में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जाते हैं, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल। उन्होंने दवाइयों की लॉन्चिंग करी तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। पूरे व्यापार में इनके पार्टनरशिप थी। ये हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को पैसा जाना बंद हो गया, ये संभवतः हो सकता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं आप। बात नहीं काटे मेरी, बिल्कुल आप आगे बात करिएगा। अभी दो साथियों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पे भी फटकार लग रही है। अरे भाई, इन साथियों को ये दिखाई नहीं देता है कि जिस फटकार की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है मामला गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे, बाकी अगर हाई कोर्ट की बात करें तो पहले भी उसी हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में क्या किया, जमानत रद्द कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया। पहले भी हाई कोर्ट के तमाम फैसलों को हमने देखा है। मैं बात पूरी कर दूं। दूसरा कि बार बार बात आ रही है लेकिन कोई ये बोलने को तैयार नहीं है कि शराब के कारोबारी से भारतीय जनता पार्टी को चंदा कैसे जाता है। 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में। बिल्कुल बात आई है तो मैं पूरा करूंगा। सुनिए, सवाल सुन लीजिए पहले तो आपने, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार पर ही सीधा निशाना साध दिया। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा दूसरा है। और सर, आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, गौर करवाना चाहूंगी मैं आपका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? हाई कोर्ट का फैसला किसी तथ्यों के आधार पर ही आया होगा। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सर, 2 साल से वो मामला चल रहा है और उन्होंने ये बोला है, आयुष मंत्रालय ने भी ये कहा है कि उन्होंने पहले कहा था कि इस तरीके के कोई भी विज्ञापन ना देखा है। केजरीवाल का मुद्दा अलग है सर, बाबा रामदेव का मुद्दा अलग है। मैं 15 सेकेंड में अपनी बात कर दूं। आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करी। बिल्कुल। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया था, राहुल गांधी के मामले में सजा मिली थी। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय में ने उस फैसले को बदला, आप सबने देखा। चंडीगढ़ में हाई कोर्ट का फैसला आया था, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने मतपत्र खुलवाया, पेटियां खुलवाई, उस फैसले को बदलने का काम किया। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने बदलने का काम किया। तो तमाम उदाहरण है। माननीय संजय सिंह जी की जमानत याचिका पे हाईकोर्ट ने जो है निरस्त कर दी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हीं दलीलों के आधार पर जमानत दी। तो सर्वोच्च न्यायालय से सही फैसला होता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता सर कि हाई कोर्ट के ऊपर कोई सियासी दबाव है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन कोर्ट के ऊपर सियासी दबाव हम नहीं कह सकते हैं। तथ्य सामने नहीं रखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तथ्य छुपाने का काम एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ठीक है रमाकांत जी, लेकिन जिस तरह से अभी मनीष जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं थोड़ा, क्योंकि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ जो बाबा रामदेव की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको फटकार लगाई है। यहाँ तो हाई कोर्ट है ही नहीं। और इसी मुद्दे पर मैं चाह रही हूँ कि आप क्लैरिफिकेशन, तो मोदी सरकार पर नहीं बोला जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही तो बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा? नहीं तो बाबा जी क्या करते थे, साइकिल से घूमते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देवदत्त दुबे जी, मैं सबसे पहले दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो विचार रखे जा रहे हैं वो जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपने विचार है उनसे हमारा सहमत होना जरूरी नहीं है। देवदत्त दुबे जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो माफीनामा आज दिया गया है, मैं कोट करके बताना चाहूँगा उन्होंने क्या कहा कोर्ट में। उन्होंने कहा, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में जो माफीनामा दाखिल किया था, उन्होंने कहा कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करता हूं और दोहराता हूं कि ये गलती हमारी तरफ से दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। 21 नवंबर 2021 को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन पर भी मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने इस बात का स्वीकार किया कि 21 नवंबर 2023 में हमारे द्वारा गलती की गई थी और मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। ये जो माफीनामा था उन्होंने कोर्ट में दिया और इसी माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के स्वीकार कर दिया कि ये पर्याप्त नहीं है, आपने कानून का माखो लड़ाया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से आप देखते हैं कि कई बार अतिक्रमण जब हो जाता है तब नहीं देखते नगर निगम वाले या राजस्व वाले, जब बिल्डिंग बन जाती फिर गिराते हैं उसको बुलडोजर से। बिल्कुल ऐसे ये हुआ कि जब बाबा रामदेव का साम्राज्य आज 30,000 करोड़ तक पहुंच रहा है, छू रहा है उसको, तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। बहुत पहले शुरुआत में हो जानी थी, क्योंकि ये जन धन सबके साथ खिलवाड़ थी, एक ठगी थी। और इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने उस विधा का दुरुपयोग किया। अपने ऋषि मुनियों से, पुरातन सनातन से योग एक बहुत अच्छा माध्यम था स्वस्थ रहने का, जीवन में संयम का, सब कुछ का माध्यम था। उसको जब उन्होंने देश में लॉन्च किया और उससे जो लोकप्रियता मिली, बिल्कुल, तो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। उनकी उपलब्धि केवल यह है कि उन्होंने योग घर घर तक पहुंचा दिया। नहीं जब विदेशों में योगा हो रहा था और हम उसको तब सीख पाए कि योग हमारा, लेकिन उन्होंने जो इसकी आड़ में जो दुरुपयोग किया है, जो साम्राज्य फैलाया, मतलब जितनी गाय नहीं है उतना वो घी बेचते हैं, बिल्कुल, जितनी उनकी आटा की चक्की नहीं उतना उनका आटा बिकता है। ऐसे कई, और अभी कुछ प्रोडक्टों पे उनकी जांच हुई, उनके एक एक प्रोडक्ट पे जांच होना चाहिए। क्रीम वो क्या नहीं बनाते, घर में सुई से लेके तलवार तक जो भी उपयोग होता है सब वो बनाने लगे हैं। तो एक साम्राज्य, आज यदि उनके अंदर भाव होता रामदेव जी का कि सनातन के प्रति, गरीबों के प्रति, भारत के प्रति, तो टर्नओवर 1,000 करोड़ बढ़ा लेते। 30,000 करोड़ बढ़ाने की क्या जरूरत थी? बहुत कीमतें दिए और मैं कहता हूँ कि उसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ, मिलावट हुई। तो ये सब के लिए केवल माफीनामे से नहीं चलता। जैसे हर्ष फायर में आप तान दो किसी पे रिवॉल्वर, उसका मर्डर हो जाए, फिर सॉरी मैं तो फायर कर रहा था, आपकी गलती हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बाबा रामदेव को फटकार लगाई है, उन्होंने तो आयुष मंत्रालय को भी कहा है। उन्होंने कहा कि आपके प्राधिकार चुप कैसे बैठे रहे, इतने बड़ी मात्रा में दवाइयां वितरित होती रही, लॉन्च होती रही और आप चुप में बैठे रहे, आपने सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया है। उन्होंने ये तक कहा। देवदत्त दुबे जी, बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जिम्मेदारों पे कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने अनदेखा किया, और उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए और उसको इसमें उपयोग करना चाहिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है, शारीरिक, मानसिक। आज लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ लोग दवाइयाँ खा रहे थे, क्योंकि आप भगवा पहन के सुबह 6 बजे से उठो और टीवी पे आके और आप उसके फायदे गिना रहे थे। तो आम आदमी करे क्या, कैसे विश्वास करे, कैसे तय करे कौन सही कौन गलत? बिल्कुल देवदत्त जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि योग गुरु तो वो काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया, ये बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है। हमारे साथ आदित्य नारायण जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, योग गुरु बनके जो उन्होंने इसकी आड़ में साम्राज्य खड़ा किया, इसमें आप सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? जैसे हमने पहले सुना टिप्पणियां। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि
लंबे समय से रामदेव जी जिन बड़े बड़े हस्तियों के साथ में बैठते उठते आए हैं वो राजनीतिक हस्तियां हैं। तो राजनीतिक हस्तियां जुमले का नाम देकर के देश में सत्तारूढ़ हो सकती हैं और कहीं ना कहीं रामदेव इसी से प्रेरित होकर उन्होंने विज्ञापन जो है जुमले के तौर पर विज्ञापन प्रदर्शन का कार्य चालू किया। तो दूसरी चीज ये है कि विज्ञापन लोगों के उपभोग की वस्तु जो है चिकित्सा की वस्तु के लिए किया गया है। इसमें जिन लोगों ने कोरोनिल खा करके क्वारंटाइन हो गए और उसमें से कितने लोग मर गए कितने लोग बच गए ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसके लिए रामदेव सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। उनने जो हलफनामा दिया है उन्होंने कहा मैं बिगर शर्त जो है माफीनामा करता हूं, लेकिन कोर्ट के आगे क्या मुजरिम की शर्तें होती हैं? आप उसका दम्भ देखिए, उनकी इस बात का प्रतीक देखिए कि वो कहते हैं कि मैं बिगर शर्त। कोर्ट के आगे क्या अपनी शर्तों पे माफीनामा कोई मांग सकता है क्या? है ना। दूसरी चीज ये है कि इससे ये तो सिद्ध ही पहले ही हो जाता है कि वो दोषी हैं और दोषी हैं तो दोषी को सजा मिलना चाहिए। एक गरीब सवाल सर यहाँ पर ये भी खड़ा होता है सरकार को लेकर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो सरकार क्यों इतना संरक्षण दे रही है? जैसे बागी लोगों पर कार्रवाई हुई, बाबा रामदेव पर तो पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई उसके पहले से पिछली सरकारों के खिलाफ आंदोलनों में रामदेव की जो प्रमुख भूमिका रही और जो विदेशी धन को लाने की बात है और इस तरीके की कुछ बातें ऐसी हैं जो सत्ताधीन पार्टी के सपोर्ट में जाती रही है। और एक तीसरी चीज स्वदेशी फ्लेवर की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है जो कि वो सत्ता में है, तो आयुर्वेद कहीं ना कहीं स्वदेशी के दायरे में आता है। आयुर्वेद पद्धति जो है देशी पद्धति मानी जाती है। तो केवल बड़े बड़े राजनेताओं को ये भ्रम में डाल करके कि हम स्वदेशी का आंदोलन चला रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है, जबकि वो व्यापार कर रहे थे इसके पीछे। इस चीज को समझने की जिम्मेदारी सरकार की और सरकार के कारिंदों की थी जो नहीं निभाई गई। तो इसके पीछे वो सारे तो दोषी हैं, लेकिन सबसे पहले खुद रामदेव बाबा दोषी हैं। एक गरीब आदमी जो पैसे खर्च करके न्याय नहीं खरीद सकता, वो छोटे छोटे अपराधों में बरसों से जेल में बंद है और ये करोड़ों रुपए कमाने के बाद स्वतंत्र घूम रहे हैं और भ्रामक विज्ञापन एक के बाद एक देते चले जा रहे हैं। और एक बार कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी गलत विज्ञापन उन्होंने चलाया। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी फिर इस केस में आते नजर आएंगे, क्योंकि विज्ञापन की स्वीकृति मिलना, विज्ञापन को चलाना, टीवी चैनल्स, पेपर सभी दिखा रहे हैं। अब उसकी मान्यता है नहीं है, सर्टिफाइड है नहीं है, ये इसकी जांच तो कोई करता ही नहीं। ये इसकी बिल्कुल व्यापक जांच होना चाहिए और व्यापक जांच हो करके और जो सीधे सीधे इसके दोषी पाए जाते हैं उनको निश्चित तौर पर सजा मिलना चाहिए। माफीनामा इसका विकल्प नहीं हो सकता और कोर्ट कहीं ना कहीं इसी दिशा में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। जब वकील सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2021 में ही इस दवा की लॉन्चिंग जब हुई थी, तब आयुष मंत्रालय ने ये कहा था कि पहले हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद में आप इसका विज्ञापन करिएगा, यानी कि इसका प्रचार प्रसार मत करिएगा। आयुष मंत्रालय ने उस वक्त इस पर रोक लगाई थी। एक मीडिया संस्थान को बालकृष्ण ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हम इसकी 100% गारंटी लेते हैं कि ये जो मानक है उसका खड़े उतरेंगे। हमने इसका 3 बार क्लिनिकल ट्रायल किया है, उसके बाद हमने इसको मार्केट में उतारा है। जब इस बात की तस्दीक हुई तो मामला और आगे बढ़ा। फिर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उन्होंने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होती है तब मामले की परतें खुलती है। हालांकि जो काम पहले आयुष मंत्रालय को करना चाहिए था वो नहीं किया गया। जब इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तब ये मामले की परतें उजागर हुई, तब उन्होंने इस पर कार्रवाई करनी शुरू की। जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी उसी दिन उसका की जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? बिल्कुल। और इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उसके बाद आयुष मंत्रालय ने ये कहा कि हमने तो पहले आगाह किया था कि इसको बिना सर्टिफाइड, बिना इसका लाइसेंस मिले बिना या फिर बिना किसी टेस्ट के इसका विज्ञापन ना करें। पहले कुछ और अभी कुछ और। सर, आयुष मंत्रालय के ऊपर भी सवाल उठते हैं यहाँ तो, क्योंकि दो तरफा बयान है ये आयुष मंत्रालय के। अजय वकील सर, देखिए, आयुष मंत्रालय तक मामला तो बाद में पहुंचा है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, बिल्कुल, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया गया। और बाद में जो दवा कोरोनिल के नाम से आई है वो उसको इकोनॉमिक, पहले तो जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको लॉन्च किया गया। बिल्कुल। और उसी को बाद में 6 महीने बाद या लगभग साल भर बाद जो है वो दवाई के रूप में प्रचारित किया गया, क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं मिला था। लाइसेंस बदलवाया गया था सर, लाइसेंस बदलवाया। तो जाहिर है कि
इस बाबा रामदेव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी तरह से समर्थन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो इतने ऊंचे स्तर पर कोई कार्रवाई कर सकता है, अगर वरना तो एक छोटी सी दवा बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अभी जो स्थिति बन रही है वो ये है कि बाबा रामदेव का जो उपयोग करना था भारतीय जनता पार्टी को कर लिया उन्होंने, और मेरे ख्याल उनको कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया गया है। अब उनकी किस्मत हो सकता है कि जेल भी चले जाए वो, लेकिन ये शुरुआत जो है जैसे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के समय से हुई, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले उनके जो बाबा रामदेव तो केवल योग गुरु हैं, और एक वो फेस है पतंजलि का, इसके असली कर्ता धर्ता तो आचार्य बालकृष्ण है। बिल्कुल। तो वो उनसे पहली मुलाकात मेरी आज से 25 साल पहले हुई थी। यहाँ हरबंस सिंह वन मंत्री थे, तो उनके बंगले पर वो मिलने आए हुए थे। जो वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी, उनको मालूम है कि उनको हर्बेरियम बनाना पड़ता है, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, तो किताब बनाई जाती है। तो वहाँ पर कोई पत्रकार वार्ता उन्होंने अपने बंगले बुलाई थी, मैं भी शामिल था। तो उन्होंने मिलवाया कि साहब ये आचार्य बालकृष्ण ये कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है वो कुछ हरिद्वार में कोई आयुर्वेदिक दवाइयों का कुछ काम करते हैं, और उन्होंने हमें कुछ प्लांट दिखा कि साहब ये प्लांट हमने वहाँ लगाए हुए हैं हमारे बगीचे में, या उनका जो भी वहाँ पर गार्डन रहा होगा, और हम छोटी मोटी दवाइयाँ तैयार करते हैं। तो ये आज से उन तक काम उनका शुरू हो चुका था। उसी भी दूसरी तरफ बाबा रामदेव जो है वो केवल योग गुरु का काम करते थे, और बाबा रामदेव कोई साधक नहीं है, वो एक शारीरिक व्यायाम करने वाले बाबा हैं, और लोगों को सिखाते हैं। तो उससे जो इसका स्वास्थ्य वाला जो पक्ष है वो उसकी महत्वपूर्ण है। वो कोई योगी नहीं है, वो बिल्कुल कोई आध्यात्मिक योगी नहीं है। बिल्कुल अजय जी, आपने ठीक कहा कि वो योगा सिखाते हैं, उन योगी नहीं है। योग टीचर है बेसिकली, अगर जड़बूटियों का सही शब्द उनके लिए तो ये है, बिल्कुल, बिल्कुल, अजय आध्यात्मिक योगी नहीं है, उन्होंने कोई योग साधना भी नहीं की है उस तरह की। ठीक है, ठीक है। शुभकरण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अजय जी ने अभी बताया कि वो योगा सिखाते हैं लेकिन योग ही नहीं है। दूसरा सर, यहाँ पर जिस तरह से तमाम मेहमान हमारे बात कर रहे हैं कि सरकार का इसमें सहयोग है, सत्ता की आड़ में ये पूरा गेम, पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया। लेकिन सर यहाँ पर अब ये चीज निकल कर आती है, हमने पहले चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव दोनों को जोड़ा हमने कि अन्ना हजारे के आंदोलन से ही दोनों निकल कर आए। एक पर सर कार्रवाई हो रही है, एक पर नहीं हो रही है। सीधा सीधा सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अरविंद केजरीवाल को सत्ता के चलते आपने वहां पर जेल में डलवा दिया, अब उनके जो भी सबूत मिले हैं वो एक अलग मुद्दा है। बाबा रामदेव के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? देखिए जी, ऐसा है कि एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, है ना। तो बाबा रामदेव कौन संत नहीं है, संता है ना। संत नहीं है, संता है। भाई सबकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। तो बाबा जिस भेष में है, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा भेष में है, और बाबा भेष के कारण आम जनता, हमारे सनातन हिंदू सनातन धर्म में आदमी भेष और आस्था को प्रणाम करता है। बिल्कुल। तो उस आस्था के चक्कर में बाबा योग के माध्यम से आए, और योग के माध्यम से फिर बाबा बिजनेसमैन बन गए। और बाबा ने कहा कि मैं तो सनातन देश के लिए काम कर रहा हूँ, और सभी सरकारों में जाके कहा कि मुझे 80G की छूट दी जाए। तो सारी दवाइयों में बाबा छूट प्राप्त कर लिया। अब बाबा जो 2 रुपए की दवाई है वो बाबा 100 रुपए में बेच रहा है। तो सरकार से क्या छूट मिली? 80G। इनकम टैक्स आज सबसे बाबा का खेल हो गया। आज बाबा के पास कम से कम 30,000 करोड़ का स्वामी है, इतने का स्वामित्व है। ऐसा कोई राज्य नहीं है। अब हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार बहुत अच्छा कह रहे थे कि बाबा कोई संत नहीं है, बाबा एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के तैयार चाहिए। दूसरी बात आपने कहा है कि भैया ये जेल में एक बार है। बिल्कुल सर, तो अन्ना आंदोलन किसका था? केजरीवाल, बाबा रामदेव, और कहा इस देश की संपत्ति जो विदेशों में है वो आना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई सुचिता को राज्य लाने वाला हो। तो ये सब जो है एक मंच पे कहा कि परिवर्तन की लहर होना चाहिए। और जब परिवर्तन हुआ तो धन संग्रह तो बाबा रामदेव लगे थे, केजरीवाल को लक्ष्मी मिल गई, और जब लक्ष्मी मिली तो आज शिकंजे के पीछे हो गए। पूरा मंत्रिमंडल करप्ट जेल के पीछे है। अब कृतिका जी, बात मजेदार ये है, कानून की दुहाई दे रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट। मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपराधी है, और यदि अपराध में पाया गया और साबूत में उसकी गिरफ्तारी हो गई और वो जेल में चला गया, तो ये तो ट्रायल व्यवस्था है ना। हमारी कोर्ट में ट्रायल व्यवस्था है। न्यायालय सजा जजमेंट कब देगी, लेकिन एक अपराधी यदि शिकंजे के पीछे है तो उसको सुविधा क्यों? एक आम आदमी एक चोरी के प्रकरण में यदि गिरफ्तार होता है कृतिका जी, मनीष जी, तो उसको 3rd डिग्री दी जाती है। और एक हजारों
100 करोड़ के भ्रष्टाचार में जेल में, और उनके लोग पानी पी पी करके ये कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर कोई सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध कौन करेगा? ये ट्रायल होगा, गवाह होंगे, एविडेंस आए, जो इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य मिलेंगे उस साक्ष्य के आधार पर सजा होगी। अब जब साक्ष्य समाप्त कर दोगे तो सजा कहाँ होगी? मनीष जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है कानून। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, और चाहे दिग्विजय सिंह हो। मैं एक बात कहूँ, कल आप चर्चा हुई थी, इसी देश में बम विस्फोट हुआ था और संत के भेष में वर्तमान साध्वी हुई थी, यही एनआई की एजेंसी, यहीं से गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सरकार थी, और महाराष्ट्र के सरकार के बाद क्या हुआ था? किसी पॉलिटिकल नेता ने कहा हो, एक संत के भेष पर कहा है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन लोग ये कहा जो अपराधी है अपराध को कानून के दंड से दंड देना चाहिए। इसलिए चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे बाबा रामदेव हो, और यदि जो कानून का उल्लंघन किया है उनको परस्पर दंड होना चाहिए। बहुत देर से आप बता रहे हैं, आपसे सवाल कर लेता हूँ कि क्या यही कारण रहा होगा कि बाबा रामदेव आज तक बचे हुए हैं कि उन्होंने उस वक्त विपक्ष की जो बीजेपी थी उनका सहयोग किया, उन्होंने उनका प्रचार प्रसार किया, उन्होंने ये भी दावा किया कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल दे देंगे, उन्होंने ये भी दावा किया कि हम महंगाई कम कर देंगे। ये तो तमाम प्रकार के बयान हैं उस वक्त के, और आज की जो कार्रवाई है, इन दोनों को आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये सारे बयान कि विदेशों में जमा काला धन हम लेके आएंगे, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख आएंगे, पेट्रोल डीजल 32 से 35 रुपए लीटर मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, ये बाबा रामदेव के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के थे जो बाबा रामदेव के मुंह से निकले थे। एक बात मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि केजरीवाल जी के ऊपर कार्यवाही हुई, केजरीवाल जी के ऊपर कार्यवाही हुई, कोई बच नहीं सकता है, हसन मुशर्रफ के बारे में कोई नहीं बोलेगा, अजीत पवार के बारे में कोई नहीं बोलेंगे, अशोक चौहान के बारे में कोई नहीं बोलेंगे, छगन भुजबल के बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में कोई नहीं बोलेंगे। मैं जरा कंप्लीट कर लूँ, सर, ये ठीक नहीं है ना, मैं कंप्लीट कर लूँ। हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी की जमानत याचिका निरस्त की थी कई बार, सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया। जो लोग आज अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं, जो भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ के और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि अजीत पवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए, छगन भुजबल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अशोक चौहान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अरे ईमानदारी से जांच तो होने दो, जांच हो नहीं रही है। 10 बार आदमी गवाही देता है कि हम अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मिले हैं, और जब वो गवाही देता है आखिरी में अपने बचने के लिए कि हाँ मैं मिला हूँ, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है रमाकांत जी, लेकिन ये बात अब देखिए, मुद्दा मैं वही बोल रही हूँ कि मुद्दा कुछ और ही है, हम कहीं और ही जा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, ठीक है सर, अब कोई जेल में है, कोई बाहर है, संजय सिंह रिहा हो गए, लेकिन मनीष सिसोदिया तो वही है ना, अरविंद केजरीवाल वही है, कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ सबूत है। देखिए, पीएमएलए कानून में आसानी से जमानत नहीं मिलती है, ठीक है, और गिरफ्तारी को ऐसा पेश ना किया जाए कि कोई अपराधी है। अपराध एक नए पैसे का अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। रमाकांत जी, मुद्दा वो नहीं था, हमारा मुद्दा कुछ और ही था। बाबा रामदेव के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा की। भाई देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगा दी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं बोला गया है। सरकार को भी इसमें सामने आना होगा जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।